नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एक्स वर्ल्ड चैनल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया का वो देश है जहां पॉजिटिव न्यूज लगातार क्रिएट हो रही है। न्यूज मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ रहा, जहां हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कुछ ना कुछ नया हो रहा है। पीएम ने महाकुंभ की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक अस्थायी शहर में नदी तट के किनारे करोड़ों लोगों ने स्नान किया। आज दुनिया भारत के ऑर्गेनाइजिंग एंड इनोवेटिव स्किल्स देख रही है। हम सेमीकंडक्टर से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक यहीं पर उत्पादन कर रहे हैं। पीएम ने चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ महीनों पहले ही भारत ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव कराए हैं। 60 साल बाद ऐसा हुआ जब भारत में कोई सरकार लगातार तीसरी बार वापस लौटी है। पीएम ने साथ ही कहा कि आज हमारे आयुष प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। आज भारत के सुपर फूड हमारा मखाना लोकल से ग्लोबल हो रहा है। पीएम ने साथ ही कहा कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर बन गया है। भारत का परचम हर वैश्विक मंच पर फहराया जाए, ऐसी हमारी आकांक्षा है। पीएम कह रहे हैं कि दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनकर उभरा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स हैं। पीएम ने कहा कि बीते एक दशक में हमने करीब 1500 ऐसे कानूनों को खत्म किया है जो अपना महत्व खो चुके हैं। इनमें से बहुत सारे कानून अंग्रेजी शासन के दौरान बने थे। उत्तराखंड में चमोली जिले के माणा में बर्फ में दबे श्रमिकों का रेस्क्यू युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज तक कुल 47 श्रमिकों का रेस्क्यू किया जा चुका है, बाकी 8 की खोजबीन चल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के माणा में हिमस्खलन से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बचाव और राहत अभियान अभी भी जारी है। जोशीमठ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सेना के जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की और बचाव और राहत अभियान की जानकारी ली। सीएम धामी ने घायल बीआरओ श्रमिकों से मुलाकात की, जिन्हें माणा हिमस्खलन स्थल से बचाया गया और उन्हें सेना अस्पताल में इलाज के लिए जोशीमठ लाया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए हिमस्खलन के बाद पूरे घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। आज सुबह पीएम मोदी ने ताजा हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। सीएम धामी ने कहा कि सभी को बचाया जा रहा है। सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जिला प्रशासन, आपदा प्रशासन, सभी लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर बर्फबारी हुई है, सभी मार्ग बंद हैं। हमारा प्रयास है कि शेष लोग बच गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हिमस्खलन बचाव अभियान पर चमोली डीएम संदीप तिवारी ने कहा कि रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सुरंग के अंदर बचे 8 लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। चमोली हिमस्खलन घटना पर भारतीय सेना के ब्रिगेडियर MS ढिल्लों ने कहा कि भारतीय सेना ने पूरी रात बचाव अभियान चलाया। भारतीय सेना की टुकड़ी हिमस्खलन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। चमोली हिमस्खलन घटना पर एम्स ऋषिकेश की CEO मीनू सिंह ने कहा कि कुछ मरीज को बॉर्डर संस्थान में भर्ती कराया गया है। हम उनके संपर्क में हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। चमोली हिमस्खलन पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम उत्तराखंड सरकार से लगातार संपर्क में हैं। उत्तराखंड सरकार श्रमिकों को निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली के निर्माण भवन स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय से 11 जन औषधि रथ और मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जेपी नड्डा ने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाइयां मिलती हैं। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुजरात के दौरे पर हैं। आज उन्होंने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना का निरीक्षण किया।
रेल मंत्री ने इस मौके पर कहा कि गुजरात के लिए इस रेलवे के बजट में रिकॉर्ड 17,155 करोड़ का आवंटन हुआ है। ये जब यूपीए की सरकार थी तब मात्र 590 से 600 करोड़ का आवंटन हुआ करता था। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। एग्जाम में किसी प्रकार की चूक या लापरवाही ना हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए। पंजाब के तरनतारन जिले के खेड़ा गांव में गैंगस्टरों और पंजाब पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें अर्शदीप सिंह और रॉबिनप्रीत सिंह घायल हो गए। अर्शदीप सिंह पहले से ही एक हत्या के मामले में वांछित हैं। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट संबंधी नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की जन्म तिथि का एकमात्र मान्य प्रमाण होगा। इसके लिए पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन को जारी करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में एसएलबीसी सुरंग ढहने की घटना के बाद सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए बचाव अभियान जारी है। मणिपुर के हालातों की समीक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज बैठक बुलाई। मणिपुर सुरक्षा स्थिति को लेकर यह बैठक बुलाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने अपने दौरे के अंतिम दिन आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धोलावीरा का दौरा किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे में उपराष्ट्रपति मुंबई स्थित केपीबी हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर बजट उपरांत वेबिनार में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे सभा को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का उद्देश्य इस वर्ष की बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की रणनीति पर केंद्रित चर्चा के लिए प्रमुख संबंधी पक्षों को एक साथ लाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में 49वें सिविल लेखा दिवस समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक जगत में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि डीबीटी से पारदर्शिता बढ़ी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। वे प्रदेश के नए जिला अध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन व पूजन भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी आज हैदराबाद में फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FTCCI द्वारा आयोजित ग्रोथ 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जहान खुसरो 2025 कार्यक्रम में शिरकत की। महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री TEH बाजार का जायजा भी उन्होंने लिया। सूफी संगीत, गीत और नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जहान खुसरो में प्रसिद्ध कलाकार नजीर और नसीर अहमद खान वारसी, जस्सू खान, यावर अब्दाल और माननी अवस्थी ने अपनी प्रस्तुतियां दी। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। प्रधानमंत्री ने आने वाले रमजान महीने की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि सूफी संगीत को हिंदुस्तान की साझी विरासत करार दिया। 25 साल से लगातार जहान खुसरो के आयोजन को प्रधानमंत्री ने सराहा। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं तक भारत की समृद्ध परंपरा, भक्ति और प्रेम को पहुंचाने का काम कर रही है। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम बदलने के साथ हिमपात और वर्षा का सिलसिला लगातार जारी है। इससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर पहाड़ों से मलबा गिरने के कारण सड़क जाम है। वाहनों की आवाजाही दोनों तरफ से रुकी हुई है।
तीनों पहाड़ी राज्यों में ऊंचे पर्वतीय इलाकों में लगातार हिमपात होता रहा, साथ ही निचले इलाकों में वर्षा भी हुई। इस कारण तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई। हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो जाने की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बर्फबारी और बारिश हो रही है। वहीं बनिहाल क्षेत्र में भारी हिमपात के बाद यातायात प्रभावित हो गया है। वहीं अनंतनाग में ताजा हिमपात ने घाटी को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का नजारा देखने लायक है। उधर राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह भी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। कल रात भी दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। इसके चलते जहां न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ, वहीं अधिकतम तापमान में कमी आई। वित्त वर्ष 2024-25 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही है। देश के 8 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट जनवरी महीने में बढ़कर 4.6% हो गई। प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने अपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्सिस फाइनेंस को अलग करने की प्रक्रिया औपचारिक तौर पर शुरू कर दी है। भारत का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 के पहले 10 महीने यानी अप्रैल से जनवरी में बजट लक्ष्य का 74.5% रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया गया है कि सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ ने शुक्रवार को 2024-25 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.25% की ब्याज दर बरकरार रखने का फैसला किया है। भारत में निजी खपत बढ़ने के मामले में अमेरिका, चीन और जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2026 तक भारत दुनिया का तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। भारत में कंपनियां इस साल 9.4% की औसत वेतन वृद्धि कर सकती हैं। ई कॉमर्स क्षेत्र में सबसे अधिक 10.5% वेतन बढ़ने की उम्मीद है। भारत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्यात ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए कहा है कि नेशनल वाटरवे रेगुलेशन 2025 को टर्मिनलों की स्थापना में प्राइवेट सेक्टर के निवेश को लाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और भारत के विशाल जलमार्ग नेटवर्क के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को नए दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें बीमा कंपनियों को अपने इक्विटी निवेशों को हेज करने के लिए इक्विटी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। स्वीडन की होम फर्निशिंग रिटेलर आइकिया उत्तर भारत के मार्केट में एंट्री करने जा रही है। कंपनी आज से दिल्ली, एनसीआर और 9 अन्य शहरों में ऑनलाइन डिलीवरी की शुरुआत करेगी। देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा शुक्रवार को गुजरात के खावड़ा में अतिरिक्त 275 मेगावाट की सोलर एनर्जी क्षमता शुरू की गई है। सरकार ने ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। यह आधार को अधिक पीपल फ्रेंडली बनाने, जीवन को आसान बनाने और लोगों के लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच सक्षम करने के प्रयास के अनुरूप है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में यात्री वाहनों की बिक्री वर्ष 2025-26 में 4 से 7% की वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। पीएनबी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता खिलौना उद्योग वैश्विक खिलौना बाजार में एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन में संघर्ष विराम को लेकर व्हाइट हाउस में हुई बातचीत नाकाम हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच वॉशिंगटन डीसी में हुई मुलाकात तीखी बहस में तब्दील हो गई। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ शांति वार्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इस पर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आपका रवैया समझौता करने वाला नहीं है। ज़ेलेंस्की ने पूछा कि किस तरह की कूटनीति, और फिर वेंस ने जवाब में कहा कि मैं उस कूटनीति के बारे में बात कर रहा हूं जिससे आपके देश में हो रही बर्बादी को रोका जा सकता है।
अमेरिका और यूक्रेन के बीच जुबानी तनातनी के बाद ट्रंप और जेलेंस्की के बीच संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। अकेले ही ट्रंप ने मीडिया से कहा कि यूक्रेन को तत्काल युद्ध विराम करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम तुरंत हो सकता है अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति से खत्म करना चाहें तो। इसके लिए उन्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा जिसमें कुछ समय लगेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को रोकने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वोलोदिमीर जेलेंस्की को 2 टूक संदेश में दे डाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को तत्काल संघर्ष विराम करना चाहिए। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि धन्यवाद अमेरिका, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। यूक्रेन को न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की जरूरत है और हम ठीक उसी के लिए काम कर रहे हैं। रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक चिकित्सा सुविधा और अन्य लक्ष्यों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 5 लोग घायल हो गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 11वां मैच आज दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के लिए मैच करो या मरो का मैच है। इंग्लैंड की टीम पहले से ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी इंग्लैंड जीत के साथ टूर्नामेंट का अपना सफर समाप्त करेगी। वहीं इंग्लैंड अगर बड़े अंतर से जीता तो टीम अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करा देगी। जोस बटलर ने इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया। इंग्लैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई है, जिसके बाद बटलर ने यह फैसला लिया है। जोस बटलर ने इस मौके पर कहा है कि वे कराची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मैच में आखिरी बार टीम की कप्तानी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में शुक्रवार को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया मैच बारिश के कारण रद्द होने से दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला और ऑस्ट्रेलिया ने 4 अंक के साथ प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 274 रन का लक्ष्य रखा था। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए हैं जब मैच बारिश के कारण रोकना पड़ा। इसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हुआ और मैच को रद्द घोषित कर दिया गया। एक्सप्रेस 100 में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को यूं ही रखेंगे जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे और रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। दिल्ली कैपिटल्स ने हरफट मौला प्रदर्शन करते हुए पूर्व चैंपियन मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया। महिला प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में पहली बार यूपी वॉरियर्स की टीम अपने घरेलू मैदान अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेलेगी। दीप्ति शर्मा की कप्तानी वाली यह टीम 3 मार्च को गुजरात जायंट्स, 6 मार्च को मुंबई इंडियंस और 8 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। विदर्भ और केरल के बीच नागपुर में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी फाइनल में केरल की टीम अपनी पहली पारी में 342 रन बनाकर आउट हो गई। यूकी भामरी ने अपने करियर में पहली बार एटीपी 500 इवेंट के फाइनल में जगह बनाई। फरवरी 2025 में पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस मैराथन का उद्देश्य लद्दाख में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। रूस के ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पेस्की का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। स्पेस्की 10वें विश्व शतरंज चैंपियन थे। फेनरबाच के मैनेजर होजे मोरिनो पर टर्किश फुटबॉल संघ ने 4 मैच का प्रतिबंध लगा दिया है। मोरिनो ने टर्किश रेफरीज के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी। डैनियल मेडवेडेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप चेयर अंपायर के साथ हुए विवाद को ज्यादा तूल नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि दोनों ने इस बारे में बात कर ली है और वो चेयर अंपायर का सम्मान करते हैं। बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब ने अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाई। क्लब की स्थापना 27 फरवरी 1900 में की गई थी। बायर्न म्यूनिख जर्मनी का सफलतम फुटबॉल क्लब है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 मार्च को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। इब्राहिम अली खान बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। उनकी फिल्म नादानिया 7 मार्च को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। फिल्म थंडेल को सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर 14 मार्च को स्ट्रीम किया जाएगा। जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमैट का नया गाना हुआ रिलीज। फिल्म 14 मार्च को होगी रिलीज। विष्णु माचू की आगामी फिल्म कन्नप्पा 25 अप्रैल को होगी रिलीज। फिल्म को तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी में डब किया जाएगा। अजीत कुमार और त्रिशा कृष्णन स्टारर एक्शन थ्रिलर विद मू यार्ची 3 मार्च को ओटीटी पर हो रही है स्ट्रीम। द वेकिंग ऑफ अ नेशन वेब सीरीज 7 मार्च को ओटीटी पर देगी दस्तक। एनटीआर जूनियर स्टारर पैन इंडिया फिल्म देवरा पार्ट 1 भारत के बाद अब विदेश में भी धूम मचाने के लिए तैयार है। फिल्म 28 मार्च को जापान में रिलीज होगी। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप मलयालम थ्रिलर फुटेज का हिंदी वर्जन पेश करने के लिए तैयार हैं। नानी की आगामी फिल्म द पैराडाइज का टीजर 3 मार्च को होगा रिलीज। और दिल्ली की शाम कल जहान खुसरो के साथ बीती। सूफी संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सूफी परंपरा को इस्लामी और वैदिक संस्कृतियों के बीच अद्भुत पुल बताया। पीएम मोदी ने देशवासियों को रमजान पर्व की भी मुबारकबाद दी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। इस उद्गार के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसिद्ध सूफी कवि और विद्वान अमीर खुसरो की स्मृति में आयोजित जहान खुसरो के 25वें संस्करण में सूफी परंपरा की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जब सूफी परंपरा आई तो ऐसा लगा कि वे अपनी ही जमीन में आ गई। सूफी परंपरा ने भारत में आने के बाद एक अलग ही पहचान बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सूफी परंपरा के संतों की उनकी बहुलवादी संदेश के लिए प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी और वेदों को भी सुना। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहान खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। जहान खुसरो समारोह सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। ये महोत्सव अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है। हजरत खुसरो ने भारत को उस दौर की दुनिया के तमाम बड़े देशों से महान बताया। उन्होंने संस्कृत को दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा बताया। गुलामी के लंबे कालखंड में जब इतना कुछ तबाह किया गया, अगर आज हम अपने अतीत से परिचित हैं तो इसमें हजरत खुसरो की रचनाओं की बड़ी भूमिका है।
इस महोत्सव में प्रधानमंत्री ने हस्त निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने वाले TEH बाजार का भी जायजा लिया, जिसमें एक जिला एक उत्पाद से जुड़े शिल्प और देश भर के विभिन्न उत्कृष्ट कलाकृतियों के साथ साथ हस्तशिल्प और हथकरघा पर लघु फिल्में आदि प्रदर्शित की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।